बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर की बात करते हैं जो कि है विदेश नीति, यानी कि भारतीय विदेश नीति की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि अपने भारत का जो संबंध है आखिर विदेशों में कैसा है, आसपास में कैसा है, अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा है, इन सभी चीजों की हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग वीडियो में ये चाहते हो कि भैया नोट्स के बारे में आप डिटेलिंग दो, बिल्कुल आपको देंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे एंड देन बीच में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा, डोंट वरी उस चीज के लिए। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक है, अपना जो टॉपिक है वो है विदेश नीति के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर विदेश नीति है क्या। ठीक है, पहला ही अपना टॉपिक आ जाता है विदेश नीति का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विदेश नीति वह नीति है जिसके आधार पर एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। इट मींस रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, जैसे कि मित्रता हो गया, चाहे मित्रता भी एक प्रकार का संबंध होता है, व्यापार करना भी एक प्रकार का संबंध होता है। अच्छा, व्यापार किसमें होता है, जब आप मित्र बनोगे तभी तो व्यापार होगा, है ना। चलिए, सुझाव सुरक्षा हो गया, शांति हो गया, युद्ध हो गया, समझौते हो गए। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये सारी की सारी चीजें जो भी होती है ना, ये सब किसमें आती है, विदेश नीति में आती है। तो आप ये कह सकते हो कि एक देश दूसरे देश के साथ, ठीक है, अगर कुछ भी चाहे व्यापार स्थापित करे, चाहे मित्रता स्थापित करे, तो ऐसे में वो जिन संबंधों को स्थापित करता है उसी को विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पंडित नेहरू की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए। देखिए, स्टार्टिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्टार्टिंग में जो तीन लगातार जो प्रधानमंत्री बने वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अपने देश का जो संबंध काफी देशों के साथ मधुर बनाकर रखा था, जिसकी वजह से सपोर्ट भी मिला। और स्टार्टिंग फेज था जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय के लिए जरूरी भी था। तो देखिए, इनकी कुछ नीतियां थी, उनके कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का नींव रखा। नींव रखने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से स्टार्टिंग किया। उनकी नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना था, साथ ही साथ सुरक्षा तथा स्थिरता दिलाना था। उनकी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत है जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। तो इनका जो मेन मोटिव ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मेन मोटिव था, वो मोटिव यही था कि देश की सम्मान के लिए काम करना है, देश की सुरक्षा के लिए काम करना है, देश के लिए स्थिरता दिलाना है, यानी कि एक जगह पे स्थिर रहे, ये चीज दिलाना है, ताकि कल की डेट में कोई दूसरा जो देश है हम पे आक्रमण ना करे। तो ऐसे में इन्होंने कुछ नीतियां अपनाई, कुछ सिद्धांत अपनाए। जैसे क्या क्या अपनाए वो देखते हैं। देखिए, पहला चीज गुट निरपेक्षता, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। तो क्या है ये, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है इसके बारे में। गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है कि जो शक्तिशाली गुट है उनसे दूरी बना के रखना है और अपना एक छोटा सा गुट बना के रखना है, जिसमें नए नए स्वतंत्र देश शामिल रहेंगे। ये ऐसे देश शामिल रहेंगे जिनका अपना एक मोटिव रहेगा, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, बिलीव रहेगा, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके नहीं रहना बल्कि सपोर्ट करना है। हर एक देश अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है, इस प्रकार का गुट बनाना। यानी कि उस समय जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, फॉर एग्जांपल जैसे सोवियत संघ, साम्यवाद, ठीक है, जैसे आपको पता है जैसे पूंजीवाद, इन सब से दूर रहना, ठीक है, और अपना एक गुट बना के रखना जहां पर सारे लोग मिलकर स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेंगे और अपना बढ़िया तरीके से जिएंगे। तो इस प्रकार का गुट निरपेक्षता था। तो देखिए क्या लिखा है, नेहरू जी किसी भी शक्ति गुट जैसे कि अमेरिका या फिर सोवियत संघ के साथ नहीं जुड़े। ठीक है, भारत ने स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति अपनाई, अंतरराष्ट्रीय मामलों में निष्पक्ष रहा। यानी कि भारत, देखिए जब देश अपना आजाद हुआ ना, तो उस समय भारत के सामने दो रास्ते थे, या तो पूंजीवाद अपना ले या तो साम्यवाद अपना ले। लेकिन भारत ने कहा ना तो मुझे पूंजीवाद चाहिए ना तो मुझे साम्यवाद चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी एक में शामिल हुआ तो दूसरे का जो मुंह है ना वो फूल जाएगा। तो इससे बेटर यह है कि शामिल ही नहीं होना। एक काम करते हैं, अपना एक गुट निरपेक्षता बनाते हैं और अपने हिसाब से देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने किया। आगे दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या अपनाया, विश्व शांति तथा सुरक्षा की नीति, जिसमें पॉलिसी ऑफ ग्लोबल पीस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए जहां पे शांति है और सुरक्षा है, वो समझो
देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। नेहरू जी ने युद्ध के बजाय बातचीत के द्वारा चीजों को हल करना शुरू किया, सहयोगों के द्वारा और शांतिपूर्ण समाधान और समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, उन्होंने परमाणु हथियारों का भी विरोध किया, यानी कि उनका मानना था कि परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम शांति की बात करते हैं तो शांति हथियारों से नहीं आती, इस वजह से हमें परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और निशस्त्रीकरण की वकालत की कि भैया निशस्त्रीकरण, शस्त्रों का प्रोडक्शन करके क्या करोगे, ठीक है, लड़ाई करोगे, अशांति फैलाओगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, है ना। चलिए, तीसरा है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। भारत भी खुद भी एक गुलाम देश रहा है, तो वो ये चाहता है कि कोई भी देश दोबारा से गुलामी के उस पे ना जाए, कोई किसी देश का किसी दूसरे देश पे कोई कब्जा ना हो। तो क्या लिखा है, नेहरू जी ने विश्व में जहां भी औपनिवेशिक शासन या फिर रंग भेद था उसका क्या किया, विरोध किया। उन्होंने एशिया अफ्रीका की स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा समर्थन दिया, जिसकी वजह से ठीक है, उनको काफी ज्यादा हेल्प हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। देखिए, अगर आप एक देश दूसरे देश के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हो तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जब मुसीबत पड़ेगा ना तो सामने वाला आपकी रक्षा करेगा, है ना। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि नेहरू जी ने पड़ोसी देशों सहित विश्व की सभी देशों के साथ, ठीक है, साथ रिलेशन बना के रखा, मित्रता, पारस्परिक सम्मान तथा समानता पर आधारित संबंध बनाए रखे। ठीक है, चलिए अगला है पंचशील समझौता। देखिए, पंचशील समझौता जो किया गया था किसके बीच में किया गया था, चीन के बीच में और किसके बीच में, भारत के बीच में किया गया था। ये क्या था, 5 बातों को लेकर सहमति थी, जैसे परस्पर हमें सम्मान बना कर रखना है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, और साथ ही साथ एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करना, अखंडता का सम्मान करना, इस तरीके की चीजें थी। भारत चीन के बीच बने 5 पंचशील ने उनकी विदेश नीति को दिशा दी थी, जिसमें 5 सिद्धांत थे। आपसी सम्मान करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, एक दूसरे की लाभ की बात करनी है, और शांति में अस्तित्व, इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये कुछ 5 बातों के ऊपर बात की गई थी। अगला क्या लिखा है, क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि अगर देखा जाए तो नेहरू जी ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों के साथ एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ 1955 का बांडुंग सम्मेलन हुआ, और इस बांडुंग सम्मेलन का जिसका उदाहरण अगर देखा जाए, ठीक है, बांडुंग सम्मेलन जो हुआ, इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई, और आगे चल के 1961 में जो गुट निरपेक्षता जो हम स्टार्टिंग में हम जो पढ़े हैं ना, उसकी उनको स्टार्ट किया गया 1961 में। किन देशों ने स्टार्ट किया था, 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्षता की शुरुआत की थी। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो गुट निरपेक्षता के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, कि गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या है, क्योंकि ये आता है 4 नंबर में भी और आता है 6 नंबर में भी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिर गुट निरपेक्षता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए, परिभाषा की अगर मैं बात करूं, गुट निरपेक्षता आंदोलन वह अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें सदस्य देश किसी भी सैन्य या फिर राजनीतिक गुट, यानी कि सोवियत संघ या फिर अमेरिका का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति अपनाए। मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा गुट था जिसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि हमें किसी भी दूसरे गुट में शामिल नहीं होना है, अपना एक अलग गुट बना के रखना है, और साथ ही साथ जो भी हम नीति अपनाएं, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से अपनाएं, हमें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। यह आंदोलन मुख्य रूप से शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के समय शुरू हुआ था, ताकि छोटे छोटे और नवोदित देश को अपने स्वतंत्रता राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में मदद मिले। क्योंकि अगर छोटे छोटे देश या फिर नए नए जो आजाद हुए जो देश हैं, अगर वो उनके ऊपर दबाव दिया जाए तो वो तो मजबूरी में चाहे सोवियत संघ में शामिल हो जाएंगे, चाहे अमेरिका में शामिल हो जाएंगे, या पूंजीवाद का अनुसरण कर लेंगे, या फिर साम्यवाद का अनुसरण कर लेंगे। तो उन देशों के लिए बनाया गया था ताकि वो स्वतंत्र नीति का निर्धारण कर पाए और गुट निरपेक्षता में शामिल हो पाए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये लोगो है, ये 5 देशों ने मिलकर इसकी स्टार्ट की थी। इंग्लिश में इसको देखा जाए नॉन अलाइंग मूवमेंट कहा जाता है, और हिंदी में गुट निरपेक्षता कहा जाता है, और शॉर्ट में, ठीक है, NAM करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये वही 5 लोग हैं, जैसे जोसेफ ब्रास टीटो यूगोस्लाविया के हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के हो गए, गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र के हो गए, डॉक्टर सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के हो गए, और बामे नक्रुमा जो हो गए, ठीक है, वो कहाँ के हो गए, अपना घाना के हो गए। तो ये 5 देशों ने मिलकर क्या किया था, गुट निरपेक्षता की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आई होप से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं गुट निरपेक्षता के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य मैं बताऊं तो देशों की स्वतंत्रता बनाए रखना। इसमें जो देश शामिल थे
उनमें किसी का कंट्रोल नहीं था। ये नहीं कि अगर शामिल हो तो हम तुम पे कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये स्वतंत्रता के लिए ही बनाया गया था। दूसरे नंबर पे शांति था, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। साथ ही साथ समानता था, न्याय को स्थापित करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। औपनिवेशिकवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध, यानी कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पे कब्जा ना करे, कोई भी देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम ना बना के रखे, इस चीज के लिए इसको बनाया गया था। और आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग करने के लिए भी बनाया गया था, ताकि जो देश इसमें शामिल है वो आर्थिक और सामाजिक अपना विकास कर सके। तो ये इसके क्या हो गए, इसके उद्देश्य हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं वो चीज का जिस चीज का आप लोग का इंतजार था। क्यों? क्योंकि अगर आपको फ्री पीडीएफ ऑफ ऑल सब्जेक्ट का देखा जाए तो वो कहाँ आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप्स बता रहा हूँ, उस चीज को आपको करना है। क्या करना है, विकास स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। कहाँ से करोगे आप, प्ले स्टोर से करोगे, ठीक है। इस चीज को डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले ये आपको वेरीफाई करेगा, किस चीज से, फोन नंबर से। तो फोन नंबर से आप लोग वेरीफाई करवा लेना, ठीक है। वेरीफाई तो आपको पता ही है, वो वही सारे एप्लीकेशन का वही प्रोसेस होता है। अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे इसमें इनरोल हो गए, सबसे पहले आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको डरना नहीं है किस चीज से, यहाँ तो भैया पैसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी पैसा लिखा हुआ है। अब तो आपने बोला फ्री में है, फ्री में है, तो बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले जब जैसे इंटरफेस ये आएगा, आपको क्या करना है, आपको चले जाना है स्टोर में। स्टोर पे क्लिक करोगे तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपको, चाहे 9th का चाहिए, चाहे 10th का चाहिए, चाहे 11th का चाहिए, चाहे 12th का चाहिए, चाहे साइंस का चाहिए, चाहे आर्ट्स का चाहिए, चाहे कॉमर्स का चाहिए, सब चीज इसमें मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पे मान लीजिए आपने क्लिक कर लिया, जैसे आपने क्लिक किया इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आएगा बाई नाउ का ऑप्शन। आपको बाई नाउ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे चले जाना कंटेंट में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, यही स्टेप होना चाहिए। क्या, यहाँ पे ओवरव्यू लिखा है, यहाँ पे कंटेंट लिखा है, कंटेंट पे चले जाना। कंटेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा। अच्छा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट पे जाएंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऐसे करके चैप्टर्स आ जाएंगे। ये तो मैं आपको पोल साइंस का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बाकी आप अपने सब्जेक्ट का देख लेना। इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे इस तरीके की चीजें ओपन हो जाएंगी। चाहे जो चैप्टर आप क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो अभी डाउनलोड करके देख सकते हो, लेकिन वीडियो स्किप करके मत जाना, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो और बाकी जो चीजें हैं वो तो मैंने आपको बताए रखा है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ये चीज समझना, ये चीज समझना, ये लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रिसेंटली ये सारी चीजें कर रहा हूँ ताकि एग्जाम भी आ रहे हैं आप लोग के और आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ, तो इस वजह से ये चीजें कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज इसका, ये आप इस तरीके से करके कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपको डाउनलोड करने का इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए 7011912793 पे आपको, ठीक है, मैसेज कर देना है या फिर मेरे से बात कर लेना है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा, जिसके थ्रू आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको नोट्स अगर मिल जा रहे हैं तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, उसमें रेटिंग आएगा, रेटिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कितना विकास स्टडी पॉइंट आपके लिए यूजफुल रहेगा, ये भी चीज आप लोग जरूर बताइएगा। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ यार, आप लोग के लिए इतना हमने मेहनत किया तो आप लोग ने भी मुझे सराहना दिया, थोड़ा सपोर्ट किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के मुख्य कारण क्या थे, यानी कि भारत ने परमाणु नीति क्यों अपनाया था, क्या कारण थे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए युद्ध लड़े गए थे, कब कब युद्ध लड़े गए थे, 1990, पहला जो सबसे पहला युद्ध लड़ा गया आजादी के बाद 1948 में युद्ध लड़ लिया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में 1948 के स्टार्टिंग में युद्ध लड़ लिया गया। इसके बाद किसके साथ लड़ा गया, इंडिया के साथ, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लड़ाई हुआ 1962 में हुआ, ठीक है, किसके साथ हुआ, चीन के साथ हुआ, ठीक है। तीसरी जो लड़ाई हुआ 1965 में हुआ, किसके साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ हुआ, है ना। इस तरीके से सीरीज चला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए और यहाँ पे अगर देखा जाए तो चलो स्टार्टिंग वाला तो चलो चल जाता है, लेकिन यहाँ और यहाँ इनकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा आहत हुआ, नुकसान हुआ, ठीक है। और उस समय भारत को लगा कि यार अगर हमारे पास परमाणु बम होता ना तो आज ये जितनी जल्दी आक्रमण कर दिया ना, आक्रमण करने से पहले सोचते, ठीक है। क्यों सोचते भाई, परमाणु बम अगर भारत के पास होगा
तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा देश जरूर सोचेगा कि यार उसके पास तो हथियार है, लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं, कहीं पता लगे छोड़ दिया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो ऐसे में भारत को जरूरत पड़ी। अच्छा, दूसरे नंबर पे भारत के सामने ये था कि चीन, उसके पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान उसके पास भी परमाणु बम है, बेशक ये ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किए लेकिन है जरूर। तो ऐसे में भारत के पास भी होना चाहिए, तो भारत ने इस चीज के लिए कोशिश किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में प्रारंभिक वर्षों में परमाणु नीति या परमाणु हथियारों के प्रति दृष्टिकोण जो था आदर्शवादी था एवं उदासीन था। मतलब उदासीन आदर्शवादी का मतलब होता है कि नॉर्मल ही था, कोई जरूरी नहीं था कि हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता आंदोलन के विकास पर अधिक बल दिया। उसने गुट निरपेक्षता के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन किया। परंतु 1962 में चीन से जब भारत युद्ध हार गया और 1964 में जब चीन ने परमाणु विस्फोट करके ये दिखा दिया कि हाँ मेरे पास परमाणु बम है, और 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ दो युद्ध जब लड़े गए, तो भारत की परमाणु नीति और परमाणु हथियारों के निर्माण को बहुत ही अधिक प्रभाव डाला। यानी कि भारत अब ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं परमाणु बम चाहिए। 1970 के दशक में भारत ने पहली बार अनुभव किया कि भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए, और भारत ने सर्वप्रथम 1974 में और 1998 में 5, ठीक है, 1974 में 1 और 1998 में जो देखा जाए तो वो 5 विस्फोट करके, ठीक है, 5 एक्सपेरिमेंट करके ये दिखा दिया कि हम भी एक प्रकार का, है ना, परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, है ना, इस तरीके की चीजें भारत दिखा दिया। चलिए अब आता है अपने पास टॉपिक कि भारत द्वारा परमाणु नीति और परमाणु हथियार बनाए और रखने के लिए अपने पक्ष में दिए गए तर्क। जैसे देखिए परमाणु बम बनाना और रखना ये कोई वैसी वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ताकत के लिए आप बना तो रहे हो लेकिन इससे समझो नुकसान कितना ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में क्वेश्चंस किया जाता है कि आखिर आपने क्यों बनाया, है ना, क्या कारण थे बनाने के लिए। तो भारत ने जवाब दिया क्या, पहला आत्मरक्षा के लिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि कल की डेट में कोई दूसरा हम पे परमाणु बम छोड़ दे और यहाँ पे हम खड़े खड़े होके देखते रहे कि हाँ आपने छोड़ दिया और अब मैं बनाऊंगा और छोड़ूंगा ना, हमारे पास पहले से बना रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हम पहला प्रयोग पहले नहीं करेंगे, पहला तुम ही करोगे, और जब तुमने कर दिया ना तो हम पीछे से हम छोड़ेंगे भी नहीं। दूसरा, प्रथम प्रयोग की मनाही, खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर राष्ट्र, हम किसी दूसरे पे भी डिपेंड रहेंगे कि हाँ बड़ी महाशक्तियों से हम हेल्प मांगेंगे, नहीं, हमारे पास है तो हम बना मेंटेन करके रखेंगे। आगे, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, अगर आपके पास परमाणु बम है तो शक्तिशाली राष्ट्र तो बन ही जाओगे। प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इज्जत आपको मिलनी ही मिलनी है। भारत द्वारा लड़े गए युद्ध, पहले भी भारत द्वारा लड़े गए युद्ध है, अगर हमारे पास परमाणु बम होते तो लड़ाई होती क्या, बिल्कुल नहीं होता। दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार होना, यानी कि जैसा कि मैंने बताया चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम था, तो हमारे पास क्यों नहीं था, क्यों नहीं होगा, हमने भी उस चीज के लिए कोशिश किया। और एक लास्ट है, न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना, मतलब आपके पास परमाणु बम है तो कोई दूसरा देश तुरंत आक्रमण नहीं करेगा, एक बार जरूर सोचेगा कि हाँ भाई भारत के पास परमाणु बम है, अगर हमने आक्रमण किया तो कल की डेट में ये भी हमें छोड़ेगा नहीं। कहते हैं कि जब दो शक्तिशाली राष्ट्र लड़ते हैं या लड़ने की सोचते हैं तो अक्सर वो लड़ाई नहीं करते, क्योंकि उनको ये बात पता है कि जीतना तो किसी को है नहीं, तो ऐसे में हट जाओ। तो इसी वजह से भारत अपनी शक्ति को मेंटेन करके रखना चाहता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के बारे में। तो सबसे पहला युद्ध जैसा कि मैंने आपको बताया 1947 से 48, 1947 के लास्ट में हुआ था, 48 की स्टार्टिंग में हुआ था, इसलिए मैंने 48 सीधा लिखा था वहां पे, जो कि कश्मीर युद्ध के बारे में बात करते हैं। यह पहला युद्ध था भारत और पाकिस्तान की आजादी के तुरंत बाद, है ना, जब भारत पाकिस्तान आजाद हुए तो तुरंत कश्मीर को लेकर एक लड़ाई हो गई थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कवाली लड़ाकों के जरिए हमला करवाया। कवाली लड़कों का मतलब क्या होता है, वही जो देखते देखते मतलब खुफिया एक तरीके से घुस गए और फिर वहां पे स्टार्ट कर दिया लड़ाई झगड़ा। भारत ने कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजी। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से हुआ और नियंत्रण रेखा LOC बनी, और कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास और एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। यानी कि भारत पे भी उसने कब्जा कर लिया तो कुछ जगहों पे, और भारत ने भी उसके हिस्से पे कुछ कब्जा कर लिया, ठीक है, और ये चीज बना, नियंत्रण रेखा एक तैयार हुआ। आगे चल के 1965 में दोबारा युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, चलाकर कश्मीर में घुसपैठिए दोबारा भेजे। भारत ने इसका
जोरदार जवाब दिया, दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ और ताशकंद में जो है, अगर इसका अंत देखा जाए तो ताशकंद में 1996 में बाद जो है इस युद्ध को समाप्त कर लिया गया। देखिए 1965 में भी जो युद्ध हुआ था भयानक ही युद्ध था, जिसमें जिसमें भारत के कई सारे हिस्सों में पाकिस्तान ने कब्जा किया था और भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया। तो भारत ने कहा कि भाई रख लो, तुम जितना कब्जा किया तुम ले लो, हम जितना किया हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें फायदा भारत का ही था। लेकिन आगे चल के इसने संयुक्त राष्ट्र संघ में गुहार लगाई और फिर उसके बाद ताशकंद में समझौता हुआ और ये कहा गया कि जितना जितना है सब वापस कर दो, दोबारा उसी लाइन पे आ जाओ। तो इस प्रकार की चीजें हुई थी और उसी समय जो देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। ठीक है, अच्छा, और एलओसी जो देखा जाए वो चीज बना, पीओके पे कब्जा थोड़ा सा कर लिया पाकिस्तान ने। तो इस तरीके की चीजें थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला देखिए 1971 का जो युद्ध है वो बांग्लादेश को छुड़ाने के लिए युद्ध किया गया था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान नामक दो देश बने हुए थे। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज एक्चुअल में पाकिस्तान है, उसने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो कि बांग्लादेश आज की डेट में है उस पर आक्रमण करना सोचा, उसको अपने कंट्रोल में करना सोचा। फिर वहां के जो लोग थे उन्होंने एक अलग सरकार बना दी और जैसे ही ये बात पाकिस्तान को पता लगती है, पाकिस्तान वहां पे सेना भेज देती है और लड़ाई शुरू हो जाता है। ऐसे में जो बांग्लादेश के उस समय थे उन्होंने भारत से हेल्प मांगी, भारत ने हेल्प करने के लिए तैयार हो गया और भारत हस्तक्षेप किया और फिर जाके ये लड़ाई थोड़ी और बड़ी हो गई और 1971 में ऐसा लग रहा था तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। फिर आगे चल के, ठीक है, आगे चल के तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन 90,000 सैनिक पाकिस्तान के जो सरेंडर किए भारतीय सेना के आगे और इसके बाद ये युद्ध को जीत लिया गया। 1971 में एक नया देश अस्तित्व में आया जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हस्ताक्षर करवाया गया था। पूरे पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने के कारण ये युद्ध हुआ था। भारत ने हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हार हुई थी, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 90,000 जो सेनाएं हैं, ठीक है, उन्होंने सरेंडर किया था। एक लास्ट युद्ध जो है 1999 में हुआ था, जो कि कारगिल युद्ध था। पाक ने गुप्त रूप से कारगिल के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, और भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया उस समय और घुसपैठियों को खदेड़ दिया। भारत ने निर्णायक युद्ध जीता। ठीक है, ऑपरेशन विजय के नाम से ये चीज जाना जाता है। तो ये हो गया भारत का चौथा युद्ध पाकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को ओवर कर लेंगे। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। किसी भी चीज़ में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, उस पर अच्छे से स्टडी कीजिए। पीडीएफ कैसे चाहिए वो भी बता दूंगा। अच्छा, इस चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनकी अगर आप वीडियो चाहते हो कि हाँ भैया यूट्यूब से हटकर आप कहीं वीडियो मुझे दो, तो मैं आपको बता दूं विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे सेक्शंस बना हुआ है। ठीक है, मात्र आप लोग के लिए अभी ऑफर मैं आपको बताता हूँ, ये ऑफर बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर अगर कोई बच्चा उसमें इनरोल होना चाहता है 199 रुपए में इनरोल हो सकता है, जिसमें सारे चैप्टर्स के 2 पार्ट में वीडियो देखने को मिलेगा सारे चैप्टर्स का। ठीक है, और एक ही जगह पे देखने को मिलेगा, कोई भी एड वैड कुछ भी नहीं चलेगा। अच्छे से स्टडी करना और किसी भी चीज में कोई डाउट है कि हाँ किस तरीके से इनरोल करना है, क्या करना है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।